सातवाहन वंश में सामंती व्यवस्था चालू हो गई थी, जिसमें वेतन के बदले में ज़मीन दी जाती थी। तो इसकी शुरुआत सातवाहन वंश से शुरू हो गई थी, ठीक है ना। सामंती व्यवस्था और वेतन के बदले ज़मीन दी जाने लगी थी। और सातवाहन वंश में ही शीशे का सिक्का जो है, शीशे का कॉइन चलने लगा था। सातवाहन वंश में शीशे का सिक्का भी चलता था। सातवाहन वंश का आखिरी शासक जो था, सातवाहन वंश का आखिरी शासक था यज्ञश्री सातकर्णी। कौन था? यज्ञश्री सातकर्णी। इसके बाद अपन को पढ़ना था ये वाला ISPK, ठीक है ना, क्योंकि मगध पूरा निपटा दिया है। मगध में अपन ने किन किन लोगों ने शासन किया था वो पूरा देख लिया अपन ने ट्रैक के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद फिर और कौन आए थे। तो ISPK, आई मतलब हो गया इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक मैंने बताया था आपको थोड़ा सा पहले। तो इंडो ग्रीक लोग आए थे। इंडो ग्रीक को क्या बोलते थे? हिंद यूनानी बोलते थे। इंडो ग्रीक को क्या बोलते थे? हिंद यूनानी बोलते थे। इंडो ग्रीक लोग जो आए थे तो उन्होंने ही भारत के अंदर ज्योतिष लेके आए थे। ज्योतिष और गणित किसकी देन है? हिंद यूनानियों की ही देन है। हिंद यूनानी जो है ये कहाँ से? हिंदुकुश पर्वत के पास से आए थे। हिंदुकुश पर्वत से आए थे और जगह का नाम था वैक्टेरिया जगह। कौन सी जगह थी? वैक्टेरिया जगह से आए थे। और सोने का सिक्का किसने चलाया था? सोने का सिक्का चलाया था हिंद यूनानियों ने ही चलाया था, सोने का कॉइन भी। हिंद यूनानी जो थे, शुंग वंश जो था उसमें जो पंडित पुष्य मित्र शुंग जो था, इसने हिंद यूनानियों का अंत कर दिया था, है ना। हिंद यूनानियों को भारत में नहीं घुसने दिया था। मतलब वो आ तो गए थे मगर हरा दिया था। किसने? पंडित पुष्य मित्र शुंग ने हरा दिया था। पढ़ा दिया था आपको पहले वाले वीडियो में। इसके बाद आएंगे शक शासक। कौन आएंगे? शक शासक आएंगे। तो ये शक शासक कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। मध्य एशिया में एक कबीला था यूची कबीला। तो यूची कबीला ने लात मार के भगाया था शक शासकों ने, शक शासकों को। तो वो कहाँ? 5 जगहों पे छिटा गए थे। 5 जगहों पे आ गए थे वो। तो यूची कबीला वालों ने मध्य एशिया से किसको भगाया था? शक शासक को भगाया था। तो वो कहाँ 5 जगह में आ गए थे? ये भारत का मैप है, इसके हिसाब से देख लेते हैं 5 जगह में कौन सा। तो एक तो गांधार में आए थे। गांधार, ठीक है। कहाँ आए थे? गांधार, मतलब भारत के बाहर थे। गांधार में आया था। वो एक आया था तक्षशिला। तक्षशिला के बाद एक आया था मथुरा में, ठीक है। कहाँ आए थे? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। एक था मध्य प्रदेश में, उज्जैन में आ गए थे शक शासक। और एक कहाँ आ गए थे? अपने नासिक में आ गए थे। महाराष्ट्र के नासिक में आ गए थे। तो भारत में खास जगह तो ये 3 जगह थी, मथुरा, उज्जैन और नासिक। मथुरा, उज्जैन और नासिक में शक शासक लोग आए गए थे, ठीक है ना। यूची कबीला वालों ने भगाया था लात मार के, तब आए थे ये लोग। तो गांधार और तक्षशिला की तो कोई ज़्यादा हिस्ट्री मिलती नहीं है, उसे छोड़ो, इसे देख लेते हैं। तो जो मथुरा में जो शक शासक आए थे, मथुरा के अंदर जो शक शासक आए थे, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एक बॉर्डर वाला एरिया है, उसको बोलते हैं मालवा क्षेत्र। तो मालवा के राजा ने मथुरा के शक शासक को हराया था, ठीक है। और एक उपाधि ले ली थी, कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ले ली थी। और ये विक्रमादित्य की उपाधि इतनी फेमस हुई कि 14 राजाओं ने ये उपाधि ली थी, ठीक है ना। तो विक्रमादित्य ने कब हराया था मालवा के राजा को? तो 57 ईसा पूर्व में हराया था। कब हराया था? 57 ईसा पूर्व में हराया था। ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले हराया था। इसके बाद देखते हैं उज्जैन में। उज्जैन में भी आए थे शक शासक। कहाँ आए थे? उज्जैन में आए थे। और यहाँ पर क्या है? नासिक में भी आए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कहाँ पे? नासिक। तो नासिक से ये कहाँ पे? अपने नासिक में जो आए थे शक शासक आए थे नासिक में। तो शक शासक था, उसका नाम था नेहपान। तो क्या नाम था? नेहपान। तो उसको किसने हराया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हरा दिया था। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद फिर कौन सा शासक आया था? फिर आया था अपना वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी आया था, ठीक है। तो यहाँ का जो उज्जैन में जो आया था शक शासक आया था वो था रुद्रदामन। तो
तो रुद्रदामन ने फिर कहाँ पर आया, आकर के नासिक में आया, और नासिक में किसको हरा दिया, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी को हरा दिया था। ठीक है, किसने, रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन ने ही गुजरात के अंदर जो सुदर्शन झील थी उसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। और रुद्रदामन कौन शासन था उसका, कौन से वंश का था, वो था शक वंश का शासक था रुद्रदामन। अच्छा राजा था, प्रतापी राजा था वो। और वहाँ उसने एक अभिलेख भी लिखवाया था, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, तो उसको रिपेयर करवाया था, मतलब रुद्रदामन ने क्या करवाया था, उसकी जो टूट फूट हुई थी सुदर्शन झील की, तो उसका मतलब जो ऊपरी काम था वो करवाया था। और अभिलेख लिखवाया था, उस पर ऐसा लिखवा भी दिया था कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मैं उसका पुनः निर्माण करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो शक वंश जो था, इसका अंतिम राजा का नाम क्या था, रुद्रदामन III था, रुद्रदामन III तीसरा। इसके बाद फिर ये, क्योंकि जो शक वंश था इसको समाप्त कौन करता है, इसको करता है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश तो ही पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, गुप्त वंश तो आएगा, बाद में आएगा वो। अभी तो अपन ने इंडो ग्रीक देखा है, शक वंशी देखा है, अभी पहलोद आएगा और फिर कुषाण आएगा, और फिर आएगा कौन सा, गुप्त वंश आएगा। ठीक है, तो शक वंश कहाँ आ गए थे, युची कबीला उन्होंने भगाया था। तो शक शासक कहाँ आ गए थे, गांधार में, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में और नासिक में आ गए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं पहलोद को देखते हैं। पहलोद में तो कुछ खास है ही नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ था, सब बकलोल राजा थे इसके अंदर। ठीक है, फिर आता है कुषाण। तो कुषाण जो था, कुषाण जो था वो युची कबीला वाला था। कुषाण क्या था, युची कबीला वाला था। ठीक है ना, जिसने किसको भगाया था, शक शासकों को भगाया था। तो उसी में कुषाण था, तक्षशिला से ये आए थे। इसी में हुंड शासक भी थे, कुषाण भी थे। तो कुषाण के बारे में पढ़ लेते हैं। कुषाण के अंदर पहला जो राजा था उसका नाम था कुडुल कणफीसस। क्या नाम था, कुडुल कणफीसस, जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दूसरा राजा आया था बिम्बकणफीसस। कौन सा आया था, बिम्बकणफीसस, जिसने शंकर भगवान के भक्तों से वो मिला, बड़ा प्रभावित हुआ, तो उसने शैव धर्म को अपना लिया था। फिर तीसरा प्रतापी राजा आता है कनिष्क, जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क आता है, प्रतापी राजा था, उसने बौद्ध धर्म, इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था कनिष्क ने। कनिष्क का अभिषेक कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में हुआ था, ईसा मसीह के जन्म से बाद हुआ था। ठीक है ना, ईसा मसीह का जन्म हो गया था, उसके बाद हुआ था, ठीक है ना, पहले नहीं था, ईसा पूर्व नहीं था, ईस्वी में था। तो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था, 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क ने एक कैलेंडर बनाया था, शक कैलेंडर, शक संवत। ठीक है, जिसमें सावन, भादो, आषाढ़ ये सब आता था। ठीक है, कनिष्क की पत्नी को रेशम चाहिए था, तो चाइना ने मना कर दिया, तो चाइना की खूब पटाई लगाई थी। किसने, कनिष्क ने। देखो विक्रमादित्य जो है, जिसने, जो मालवा का शासक था, जिसने कहा मथुरा के शक शासकों को मारा था, और उपाधि कौन सी ली थी, विक्रमादित्य की। तो उसने एक कैलेंडर चलाया था, विक्रम संवत कैलेंडर, सन 57 में। ठीक है, सन 57 में। और पोप ग्रेगोरी, जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है, इसने चलाया था कैलेंडर, कौन सा, ग्रेगोरी कैलेंडर चलाया था, जो यीशु मसीह के जन्म पर ही उसको बनाया था। फिर आया था कनिष्क राजा, जिसने चलाया था शक संवत कैलेंडर चलाया था। कनिष्क राजा जो था, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो इसका हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना, तो ये तीनों कैलेंडर भी याद रखना है, जैसे कि आप जो कैलेंडर निकालते हैं। ठीक है, इसमें देखो, देखिए संविधान कब हुआ था, 1949 में हमारा को संविधान जो है लागू हो गया था। तो इसमें देखते हैं कि जो अपना विक्रम संवत कैलेंडर है, तो विक्रम संवत में कितना 57 जोड़ना पड़ेगा, तो 2006 जाएगा। ठीक है, तो विक्रम संवत के हिसाब से संविधान कब हुआ, 2006 में लागू हो गया, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1949 में लागू हो गया। ऐसे ही अगर देखते हैं कौन सा, शक संवत के हिसाब से, तो 1949 में 78, ये वाला 78 जो है, क्योंकि ईसा पूर्व के बाद हुआ था, पहले आ गया था, इसमें -78 जाएगा, तो इसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, तो 1946 से जाएगा ये संविधान, इसके हिसाब से
कितना हो जाएगा 1946 शक संमत के हिसाब से हो जाएगा, संविधान लागू हुआ है। वर्तमान अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है वर्तमान। कौन से कैलेंडर के हिसाब से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। अब हम देखते हैं कौन सा, विक्रम संवत के हिसाब से भी देख लेते हैं और शक संवत के हिसाब से भी देख लेते हैं। तो विक्रम संवत के हिसाब से देखेंगे तो 2024 में क्या जोड़ना पड़ेगा, विक्रम संवत के हिसाब से 57 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा, 2021 निकल जाएगा, जो आज का वर्तमान समय है। किस हिसाब से, विक्रम संवत के हिसाब से 2081 अभी वर्तमान में चल रहा है। नेपाल फॉलो करता है ये वाला कैलेंडर विक्रम संवत। नेपाल में क्या चल रहा है, 2081 चल रहा है, ठीक है। और शक संवत के हिसाब से देखते हैं तो 2024 में से कितना हटाना पड़ेगा, -78 घटाना पड़ेगा। तो 1946 चल रहा है आज के समय में, वर्तमान समय में। किस कैलेंडर के हिसाब से, तो शक संवत के हिसाब से। आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।